हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है इससे पहले डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ में जो स्टार्ट किए हम लोग, उसमें से पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। आज हम लोग दूसरे वीडियो का शूट कर रहे हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट 25 हिस्ट्री का क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन का सीरीज़ है ये बीपीएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका है, इसलिए आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या बीपीएससी का हो, प्री हो, या आपका बिहार टीचर शिक्षक वाला जो है वो हो, उन सभी के लिए आप लोग के लिए क्या ये रामबाण होने वाला है। इसलिए आप अपना तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप जो है उसके साथ ज़रूर है जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी बात है क्या, इसके साथ एक शॉर्ट्स नोट्स दिया हुआ है, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी हर ऑप्शंस का जो है नीचे में अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। तो ये क्वेश्चन है जो कि 67 बीपीएससी पुनर्परीक्षा, यानी कि एक बार बीपीएससी का कैंसिल हो गया था पेपर, जो दूसरी बार हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर है, आपको दिख रहा होगा, बलबन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बलबन। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आपका, बलबन। बलबन ने तुगरिल खान के शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यानी तुगरिल खान जो है किसके शासनकाल में झंडा बुलंद किया था, बलबन के। आप देखिए कि तुगरिल खान कौन था और कहाँ पर झंडा इसका विरोध किया था। तो बंगाल के गवर्नर तुगरिल खान ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। यानी कि ये जो तुगरिल खान था वो कहाँ का, बंगाल का क्या था, गवर्नर था। तुगरिल खान के नेतृत्व में विरोध को दबाने के लिए बलबन एक शक्तिशाली सेना के साथ बंगाल पहुंचा। बाद में उसके पूरे परिवार के साथ उसे मार दिया। यानी कि तुगरिल खान को पूरा परिवार के साथ मार दिया। उनके सिर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए। तुगरिल के सभी समर्थकों को का पीछा किया गया और उन्हें भी मार दिया गया। यानी जो भी तुगरिल का पीछा कर रहा समर्थक था उसको भी मार दिया। तो समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों के लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था, आपका औरंगजेब था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औरंगजेब। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। आगे है, औरंगजेब 1689 अंग्रेज़ों के संघर्ष करने वाला पहला मुगल सम्राट था। यानी 1689 1689 में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लड़ने वाला पहला शासक कौन था, मुगल, औरंगजेब था। बाल युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मुगल साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ जो 1686 से लेकर 1690 तक चला था। बाल युद्ध नाम था इसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। औरंगजेब शाहजहाँ के बाद मुगल गद्दी पर बैठा, लेकिन सबसे बड़े बेटे के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं बल्कि तलवार के बल पर। इसके यानी कि ये जो है शाहजहाँ का बड़ा बेटा नहीं था, शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह था, उसको बनना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पर कौन बना, औरंगजेब बना, जो कि तलवार के बल पर बना। मुगल काल में तलवार शक्ति का प्रतीक था। उत्तराधिकारी का फैसला तलवार के बल पर ही तय होता था। मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। याद रखिएगा कि मुगल सम्राट औरंगजेब का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। उनका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली के खजवा और देवराय के युद्ध में सफलता के बाद हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाह पादशाह गाजी का उपाधि धारण किया करके वह मुगल सम्राट के रूप में राजगद्दी पर बैठा। पादशाह का भी जो है ये और गाजी का उपाधि धारण करके तब ये मुगल गद्दी पर बैठा था। 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ। जो दारा शिकोह या औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह को जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का समर्थन प्राप्त था और औरंगजेब को शहजादा मुराद का समर्थन प्राप्त था। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेना के बीच दारा शिकोह के विरुद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। दारा शिकोह को हरा कर ही औरंगजेब जो है क्या बना था, यानी कि वहाँ पर बादशाह बना था, यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब बना था अपना भाई दारा शिकोह को हरा के। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में। देखिए ये जो है हड़प्पा स्थल से कभी न कभी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये क्या था, आपका गुजरात का हड़प्पा स्थल है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है और उसमें उसका उत्खननकर्ता का नाम और उसके प्रमुख निष्कर्ष हैं। देखिए क्या क्या है। पहला है आपके सामने कि लोथल।
लोथल के बारे में हम लोग पढ़े कि लोथल कहाँ गुजरात में था, यानी खंभात के खाड़ी के पास भोगवा नदी पर है, याद रखिएगा। लोथल जो है किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी पे। ये भी क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे था, जगह तो गुजरात समझ ही गया, और किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और आर राव इसका उत्खनन करवाता है 1954-55 के दौरान। 6 खंडों में विभाजित मनका बनाने का कारखाना कहाँ पर, लोथल में पाया जाता है। चावल की भूसी, साक्ष्य के रूप में चावल की भूसी और मनका बनाने का कारखाना। हाथी दांत का वजन, उसके गोदी, घोड़े की टुरकुड्डा मूर्ति, यानी 2 ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चावल की भूसी और मनका बनाने का पहिया कहाँ पर आपका, लोथल गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, वहाँ साक्ष्य मिला था। ये हड़प्पा स्थलों में से एक स्थल। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा ये घग्गर नदी पर के तट पर है, और जहाँ कहाँ पर आपका, राजस्थान पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है कालीबंगा। इसका खोज जो है अमलनाथ घोष ने किया था 1953 में, उत्खनन करवाया था। यहाँ पर अन्न का भंडार, जुता हुआ खेत का साक्ष्य है, ये याद रखिएगा। लकड़ी की नलियाँ, भूकंप के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे, कालीबंगा में ही प्राप्त हुए थे। लकड़ी का हल भी, ऊँट का हड्डी भी यहीं से प्राप्त हुआ था। पकी हुई ईंटों के स्थान पर मिट्टी के ईंट आदि, पकी यानी कि मिट्टी के ईंट के आदि जो है कहाँ पर था, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला यानी राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राखी गढ़ी आपका हरियाणा में हिसार में है, ठीक है। हसद्वदी नदी पर सूरजभान इसका जो है क्या कराया था, उत्खनन कराया था 1669 में। और याद रखिएगा हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल अगर कोई पूछेगा तो वो राखी गढ़ी है, याद रखिए, जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। अग्निवेदिका, बेलनाकार मोहर और टेराकोटा का पहिया यहाँ से प्राप्त हुआ था। और दूसरा है डबरकोट। डबरकोट कहाँ आपका, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत का है, याद रखिएगा। डबरकोट कहाँ पर था, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ इस स्थल का हड़प्पा काल से संबंध दर्शाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चोलों का उदय विजयालय द्वारा 1850 से लेकर 1871 के द्वारा मुत्तरयार से कावेरी डेल्टा पर विजय प्राप्त करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण कराया, याद रखिएगा। तंजावुर शहर का निर्माण कौन कराया है, विजयालय, याद रखिएगा, जो कि चोल वंश का संस्थापक था। 1850 में चोल साम्राज्य की स्थापना की। राजाराज चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था। विजयालय के बाद जो है एक राजा और था जिसका नाम था राजाराज, जो चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने नौसैनिक अभियान में भाग लिया और पश्चिमी तट श्रीलंका पर विजय हुए और हिंद महासागर में मालदीव पर विजय प्राप्त की। कौन, ये चोल राजा राजाराज, याद रखिएगा। राजाराज ही जो नौसैनिक अभियान में भाग लिया था। आगे है एक और प्रतापी राजा हो जाता है वहाँ, राजेंद्र प्रथम, यानी जिसको राजेंद्र चोल भी कहा जाता है। बंगाल के महिपाल को हराया, और राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल राजा थे जिन्होंने जटावर्मन सुंदर पांड्या ने हराया था। याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम ये भी एक प्रतापी राजा है जो कि बंगाल पे महिपाल को हराया था। यहाँ से बंगाल आया था, बंगाल पे हमला किया था राजेंद्र प्रथम। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन है, कीर्तार्जुन्य पुस्तक किसने लिखी। कीर्तार्जुन्य पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारवी। थोड़ा सा स्क्रीन ओवरलैप कर जाता है आपका। कीर्तार्जुन्य पुस्तक कौन लिखा है, भारवी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक है और उसके बारे में भी देखते हैं कौन लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, रजत रंगनी कल्हन द्वारा, कथा सरिता सागर सोमदेव के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज जो जानते हैं वो फेमस पुस्तक है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और कीर्तार्जुन्य भारवी अभी देखिए ऑप्शन डी में था आपका। लीलावती भास्कर द्वितीय के द्वारा, हर्षचरित कादम्बरी, नागानंद रत्नावली, ये सब हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हो जाते हैं, इसको आप लोग एक बार कहीं पर हो तो बुक में कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है आपका इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। हालांकि शुरू कौन कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण किसके द्वारा कराया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा, याद रखिएगा। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, बताया भी, लेकिन वह केवल तहखाने का निर्माण ही पूरा कर सका। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया।
यानी कि कंप्लीट तो है इल्तुतमिश करवा दिया था, लेकिन 1368 में फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछे अगर आपकी कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन किसने पूर्ण करवाया था तो इल्तुतमिश होगा। और फिर से उस पर जो है अगर जीर्णोद्धार यानी कि उसका फिर से पुनः निर्माण यानी कि टूट फूट गया था कुछ, उस पर गिर के पिट गया था, तो उसका जो है ठीक फिर से फिरोज शाह तुगलक करवाया था, जो कि शायद उस पर जो है यानी कि एक ठनका गिरने से उसका जो है ना कुछ ये हो गया, क्षति हो गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नाम करके दो भाई थे, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का, यानी ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का नाम करके दो भाई था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है, जब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली पे शासन कर रहा था, सेना में सेवा करता था वो दोनों भाई, लेकिन उन्होंने बाद में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजवंश है और उसके बारे में कुछ कुछ विवरण है, देख लीजिए। ये जो सब कर्नाटक में चला हुआ है, संगम, सालू और तुलु और आरविडु वंश, ये चारों फेमस वंश हो जाता है। संगम वंश का जो है स्थापना आपका कब होता है? 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चलता है, जो संगमा विजयनगर साम्राज्य के शासन करने वाला पहला राजवंश था। साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का इसी राजवंश के थे, याद रखिएगा। संगम वंश के ही थे उन लोगों ने जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, हरिहर प्रथम और बुक्का नाम था। आगे है ये 334 AD से लेकर 485 AD तक शासन किया। उसके बाद आता है सलुवा वंश, जो कि 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन करता है इसी विजयनगर पे। तो नरसिंह द्वारा इस स्थापित सलुवा राजवंश संगम राजवंश के बाद साम्राज्य का दूसरा राजवंश बना। इसने 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने लोग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया था। इन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया था, यानी कि संगम वंश जब आपका समाप्त होता है विजयनगर साम्राज्य से, तब सलू वंश आता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह द्वितीय। वीर नरसिंह द्वारा स्थापित तुलु विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। ये 1491 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया। और लास्ट है आपका आरविडु वंश, जो कि तिरुमला द्वारा स्थापित आरविडु दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था, जो कि 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक इस पर शासन किया। तो दोस्तों इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप लोग नोट कर लें तो अच्छा होगा। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो विजयनगर साम्राज्य से जरूर ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाएगा इस टॉपिक से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के समय सर थॉमस रो भारत आए थे? यानी कि अंग्रेज था, ये जहांगीर के समय आया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के टाइम में। ठीक है, चलिए देखिए जहांगीर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है कि विलियम हॉकिंस जो है पहली बार 1608 से लेकर 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अंग्रेज थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के ही दरबार में आया था 1608 ईस्वी के करीब। जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी खां की उपाधि दी और उनकी शादी आर्मेनिया की एक महिला से करवाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉकिंस को अंग्रेजी खान का उपाधि कौन दिया था? जहांगीर दिया था, और उसकी शादी आर्मेनिया की एक महिला थी उससे करवाया था। कौन? जहांगीर। सर थॉमस रो दूसरे प्रतिनिधित्व मंडल के नेता थे, यानी कि इसके बाद हॉकिंस के बाद कौन आया था? सर थॉमस रो आया था, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन्होंने जहांगीर के दरबार यानी कि थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत पहुंचे। कहाँ पहुंचा था ये थॉमस रो? सूरत, गुजरात। उन्होंने जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें सम्राट के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जाने का अवसर मिला। वे सम्राट के साथ शिकार के लिए भी गए और वे 1 वर्ष तक आगरा में रहे। कौन? ये सर थॉमस रो। आगे देखते हैं। एक ब्रिटिश यात्री थे, ये एक क्या था? ब्रिटिश यात्री था। एक मिनट, सॉरी, ये तो हो गया आपका कौन? थॉमस रो के बारे में। लेकिन ये पीटर मुंडी जो था, ये एक ब्रिटिश यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आए थे।
फ्रांसिस्को पेलसट के एक डच यात्री थे जो जहांगीर के काल में भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द रेमोनेस्ट्रेंटी मुगल साम्राज्य के एक अनूठा विवरण को छोड़ा था। याद रखिएगा कि विलियम हॉकिंस ये आने वाला पहला अंग्रेज था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो जहांगीर के दरबार में आए थे। इसको अंग्रेजी खां का उपाधि मिला और इसका शादी अर्मेनिया की महिला से हुआ। नेक्स्ट है आपका सर थॉमस रो, ये दूसरा आदमी था, अंग्रेज था, जो कि ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे राजदूत बन के सूरत में, जो कि 1 महीना तक आपका आगरा में वो रहा था। जहांगीर के साथ इसे शिकार करने का भी मौका मिला था और अहमदाबाद और अजमेर जाने का। तीसरा आपका पीटर मुंडी है, जो कि एक ब्रिटिश यात्री था जो कि शाहजहाँ के शासनकाल दौरान भारत आए थे। और ये लास्ट में जो है फ्रांसिस्को पेलसट, ये एक डच यात्री था जो जहांगीर के काल में भारत आए थे और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था द रेमोनेस्ट्रेंटी, यह मुगल साम्राज्य का एक अनूठा विवरण छोड़ा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां नंबर का कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए आईने अकबरी जो है अबू फजल आईने अकबरी यानी कि ऑप्शन डी के द्वारा अबू फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अबू फजल। चलिए देखते हैं, कुछ कुछ बुक है और उसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें बुक्स में। आपका बुक है आईने अकबरी अबू फजल द्वारा अकबर का दरबारी इतिहासकार, ठीक है, द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। याद रखिएगा आईने अकबरी किसके, अबू फजल के द्वारा तो लिखा गया था लेकिन कौन से भाषा में, फारसी भाषा में। आगे है यह अबू फजल द्वारा लिखित अकबरनामा की तीसरी पुस्तक है। पहले 2 पुस्तक में अकबर के पूर्वजों और कुछ घटनाओं का वर्णन है। यह अकबर शासनकाल के नीचे दिए गए विवरणों से संबंधित, जैसे मुगल प्रशासन का चर्चा है, घर, सेना और राजस्व का, और उस समय की परंपरा और संस्कृति का चर्चा है इसमें। यानी कि अबू फजल आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा पुस्तक है। आगे है कुछ कुछ साहित्य, मुगल साहित्य और उसके लेखक। मजला उल बहरीन कौन लिखा, दारासी को लिखा था। तजुल मासिर हसन निजामी द्वारा। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम के द्वारा। नस्क़े दिलकुशा भीमसेन के द्वारा। चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फतवे आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। कुलसात उत तारीख सूर्यनारायण भंडारी के द्वारा। तारीख़ दिलकुशा भीमसेन कासियत के द्वारा। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो निजामुद्दीन अहमद के खां के द्वारा। थोड़ा सा ब्लिंक कर जाता है कभी कभी। आगे है इकबाल नामा जहांगीरी किसके द्वारा लिखा, मुइतमाद खान के द्वारा। और बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा, जो कि आपका ताजमहल का भी ये क्या है, वास्तुकार है। तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया किताब है। और तारीख़ शेरशाही अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। हुमायूं नामा कौन लिखा, गुलबदन बेगम। तारीख़ बिदोनी अब्दुल कादिर के द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हो जाते हैं। अगर आपके पास पेन्स है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर इसको नोट कर लें और याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस नदी घाटी में पहला मानव जीवाश्म पाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 60 बीपीएससी में पूछा गया 66 में। भारत की किस नदी घाटी में पहला मानव जीवाश्म पाया गया था, तो पहला मानव जीवाश्म आपका नर्मदा घाटी नदी पर पाया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला मानव जीवाश्म 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गाँव में पाया गया था। इसकी खोज भूविज्ञानी अरुण सोनाकानिया ने की थी। भारत में पहला साम्राज्य किस शासक ने स्थापित किया था, पहला साम्राज्य किस शासक ने स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे पहले महान सम्राटों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति जो है गंधार शैली में बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में, किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस शिला में मिला है, देखिए मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़ शिलालेख, हाथी गुफा का शिलालेख। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के शिलालेख 13वें में किया गया था, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। और याद रखिएगा कि कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख, जिसका 13वां शिलालेख था, उसी में इसका चर्चा किया गया था। ठीक है, आगे है प्रमुख शिलालेख है, उसके बारे में विवरण है। अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। है प्रमुख से पहला शिलालेख में पशु बल पे प्रतिबंध करवाया है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में चर्चा है।
और तीसरा शिलालेख में ब्राह्मणों के प्रति उदारता और धम्म का प्रचार, नहीं 5 साल में धम्म का प्रचार नहीं धर्म का प्रचार। और चौथा शिलालेख में भेरी घोष यानी युद्ध की ध्वनि अपेक्षा धम्म घोष धार्मिकता का ध्वनि, या राजा अशोक अपने कर्तव्य को सर्वाधिक महत्व देते हैं, चौथा अभिलेख में कहता है शिलालेख में। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्र के बारे में चर्चा है। और छठा शिलालेख में क्या है आपका, राजा को अपनी प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा, कल्याणकारी राज बनाने के लिए छठा शिलालेख में है। और 7वां में है सभी संप्रदायों के बीच धर्मों के प्रति सहिष्णुता और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी राज्य में जनता के लिए कल्याणकारी कार्य उपाय करना। ये 7वां अभिलेख शिलालेख कहता है। 8वां कहता है अशोक की बोध की पहली यात्रा, बोधि वृक्ष उनकी पहली धम्म यात्रा, यानी जो है धम्म यात्राओं का महत्व दिया है, यानी बोध गया की पहली यात्रा का विवरण आपका शिलालेख 8वां में है। देखिए 9वां शिलालेख में है लोकप्रिय समारोह की निंदा की जाती है, नैतिक आचरण पर जोर दिया जाता है। 10वां शिलालेख उसका कहता है व्यक्ति की प्रसिद्ध और गौरव इच्छा से अभिस्वीकार करता है और धर्म पर जोर देता है। 11वें नंबर का है धर्म सर्वोत्तम नीति, जिसमें बड़े प्रति सम्मान तथा दासों और नौकरी के प्रति चिंता शामिल है। 12वां शिलालेख महिलाओं के, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की चर्चा कौन से शिलालेख में है, 12वां शिलालेख में, याद रखिएगा। और 13वां शिलालेख में कलिंग पर विजय यानी कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है, ये जरूर याद रखिएगा। 12 और 13 शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऊपर से 1, 2, 3 भी। प्राचीन भारत के प्रमुख शिलालेख में से देखिए क्या है, हाथी गुम्फा का शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के द्वारा बनाया गया था। जूनागढ़ से गिरनार यानी जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जो पुनः निर्माण कराया गया, बांध बनाने का जिम्मेदारी था, जूनागढ़ शिलालेख में ये चर्चा है। उसके बाद नासिक अभिलेख जो है गौतम बालासरी के द्वारा है, सातवाहन साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देता है। गौतमी बालसारी नासिक अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसे हम लोग कहते हैं, ये समुद्रगुप्त द्वारा जारी और हरिसेन द्वारा रचित है, याद रखिएगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त द्वारा। पहाड़पुर शिलालेख गुप्त राजा बुद्धगुप्त के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश के पहाड़पुर में पाया गया है, याद रखिएगा पहाड़पुर शिलालेख। एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है संबंधित है, एहोल शिलालेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। आगे है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा सभी शिलालेख। और मंदसौर शिलालेख मालवा के राजा यशोधर्मन के द्वारा, यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर शिलालेख गुर्जर प्रतिहार राजा भोज प्रथम के लिए से संबंधित है। और बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन, बांसखेड़ा शिलालेख जो है ये हर्षवर्धन के हस्ताक्षर वाली ताम्रपत्र है, हर्ष की वंशावली बताती है, बांसखेड़ा शिलालेख। चलिए आगे देखते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार में देखिए क्या है, उन्होंने दिल्ली में अलग अलग बाजार स्थापित किए, अनाज के लिए अनाज मंडी, कपड़े, चीनी, सूखे मेवे, मक्खन, तेल के लिए कपड़ा और किराने का सामान बाजार में, घोड़ों, दासों, मवेशियों आदि के लिए अलग बाजार, विविध वस्तुओं के लिए बाजार नियंत्रण जो अगर आता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध, इसका 3-4 नामों से जाना जाता है। बेनीहट्टी का लड़ाई से जिससे संबंधित है, बेनीहट्टी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है, तालीकोटा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, जिससे हम लोग कहते हैं बनीहट्टी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा नाम से जाना जाता है। जनवरी 1565 में राम राजा के नेतृत्व में वाले विजयनगर और 4 मुस्लिम सल्तनतों के संग अहमदनगर, बीजापुर, हुसैन निजाम शाह प्रथम और आदिल शाह प्रथम, बीदर अली बरीद शाह प्रथम और गोलकुंडा के इब्राहिम कुली कुतुब शाह की वाली बीच लड़ाई लड़ी गई थी। राम राजा को घेर लिया गया, बंदी बना लिया गया और तुरंत मार दिया गया। बनीहट्टी की लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर के महान युग के अंत का प्रतीक माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई भी से कहा जाता है। चलिए देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, ये कहा नहीं आता है, अलग है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत हरियाणा में एक छोटे से गाँव के पास लड़ी गई। उसमें भारत के मुगल साम्राज्य की शुरुआत का चिन्हित किया गया। यह लड़ाई बाबर और
दिल्ली सल्तनत के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी के शासन के दौरान लोदी वंश से हुआ था और साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। काबुलिस्तान तैमूर शासक बाबर की मुगल सेनाओं ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारत मुगल साम्राज्य का नींव रखने में सक्षम बनाया। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है विजय हुए थे और वहीं से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरी लड़ाई। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी यानी कि ईस्वी को सम्राट हेमचंद्र और लोकप्रिय रूप में से हेमू कहा जाता था और हिंदू राजा दिल्ली उत्तर भारत के शासन कर रहे थे और उसमें अकबर सेना के बीच लड़ी गई थी। याद रखिएगा, और अकबर का सेनापति उस समय कौन था? खान जमान, और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के राणा संगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच और बाबर के बीच लड़ी गई थी। राणा संगा पूरे भारत पर कब्जा करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और 1517 ईस्वी में पूर्व मालवा संघ राणा संगा के शासन में आ गया। इस घटना ने दिल्ली लोधी शासकों को चिंतित कर दिया। याद रखिएगा, खानवा की लड़ाई जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ का राजा राणा संगा और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें राणा संगा की हार हुई थी। आगे 41 नंबर, दीन ए इलाही किसने परिवर्तित किया? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा अकबर। दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया है? अकबर के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कब चलाया गया था? 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, 1582 ईस्वी में। अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे थे? अष्टप्रधान नामक जो है इसमें किस में था? शिवाजी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिवाजी महाराज को शासन में सहायता कर रहे थे। अष्टप्रधान में कौन कौन लोग थे देख लीजिए एक बार। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, आमत्य वित्त और राजस्व मंत्री था, जिसको हम लोग आमत्य कहते थे, वहाँ उस समय आमत्य कहा जाता था। व्याख्यानवीस या मंत्री, आंतरिक मंत्री। सचिव या सुरनवीस, सभी पत्राचार के लिए जिम्मेदार थे। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत या दबीर। सेनापति सरे नौबत का या संयुक्त सेना संगठन के लिए जाना जाता था। पंडित राव धार्मिक सहायता के लिए नियुक्त और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि जज था। याद रखिएगा, आमत्य, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आमत्य वित्त मंत्री से संबंधित, यानी कि जो वित्त मंत्री से संबंधित अधिकारी उसे आमत्य कहा जाता था। आगे है 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जूते हुए खेतों की खाइयाँ पाई गई थी? अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। आगे है, राजस्थान के कालीबंगा में पूरा हड़प्पा चरण की खाइयाँ खोजी गई है। चलिए, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार फिर से ये आ गया तो इसको आगे करते हैं। जैसे रंगपुरा, अमरी, कोटजी, कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी हरियाणा, हिसार नदी यानी कि हिसार हरियाणा में, जो कि हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। बनवाली हरियाणा फतेहाबाद जिला में, याद रखिएगा। धोलावीरा ये गुजरात के कच्छ रण में। बालाकोट अरब सागर बलूचिस्तान। और देसलपुर ये भी क्या आपका नखत्रना गंगुली। देसलपुर या गुंथली ये नखत्रना तालुक गुजरात से था इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जरूर एक बार इसे लाइक करें। त्रिरत्न या 3 रत्न यानी सही ज्ञान, सही विश्वास, सही कार्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, याद रखिएगा, और जैन धर्म। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में चौथी परिषद बुलाई थी? तो चौथी परिषद कौन बुलाया था? कनिष्क ने, याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संघति जिसे हम लोग कहते हैं। प्रथम बौद्ध, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम बौद्ध संघति 483 ईस्वी पूर्व राजा राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और संरक्षक अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा वैशाली राज्य में यानी वैशाली में हुआ 383 ईस्वी पूर्व। इसका जो अध्यक्ष क्या था? साबकमीर, और काला अशोक से क्या थे? संरक्षक यानी राजा थे उस समय। और तीसरा पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ, जिसमें मैगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक उस समय राजा थे। और चौथा कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे, जिसमें कनिष्क क्या था? राजा था। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैश्विक दर्शन, याद रखिएगा।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में 6 स्कूलों में, भारतीय दर्शनों में से 6 स्कूलों में से एक, यानी 6 दर्शनों में से एक दर्शन है जिसे महर्षि कणाद ने प्रस्तावित किया था, परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें वैश्विक, याद रखिएगा, वैश्विक दर्शन आगे आता है। और 5 और 6 दर्शन में से देख लीजिए, अब जैसे अब एक है आपका सांख्य कपिल के द्वारा और योग पतंजलि। आगे है आपका न्याय गौतम मुनि या न्याय गौतम। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त और लौह नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बलबन। बलबन को रक्त और लौह नीति अपनाने के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? यानी स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले कहाँ चर्चा, यानी कहाँ यूज हुआ, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर है आपका चोल शासन के समय, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में चोल शासक जो है सर्वप्रथम स्वशासन के लिए जाना जाता है। चोल के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते विस्तृत ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियटादोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियटादोरा, पियटादोरा जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अर्ध कीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से दीवारों को सजाना ही पियटादोरा कहा जाता है, पियटादोरा। आगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखाने स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर जो है चित्रकला के लिए क्या था, कारखाना स्थापित किया था। और चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है वो जहांगीर के काल को, याद रखिएगा। और चित्र कारखाना कौन बनाया है? अकबर। तो दोस्तों हम लोग जो है फिर टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हिस्ट्री से ही रिलेटेड होगा। और आगे आगे जो है आपको हर विषय का जो है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में दिखाया जाएगा, यानी प्रैक्टिस कराया जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर पूरा देखें, आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।